तो गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस समय अब आपके हिसाब से जो राजनीति जो चक्री घूम रही है वो किस गति से है और किस कलर वाली है? प्रदीप जी, ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से राजनीतिक मोड़ पर आ चुकी है, जिसे राजनीतिक मोड़ हम कहते हैं। मोड़ भी है और मोड़ भी है। मोड़ इसलिए है कि कांग्रेस में कई मोड़ चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में कई मोड़ चल रहे हैं, और जो थर्ड फ्रंट है वो अपने मोड़ को लेकर आगे चल रहा है। मोड़ इसलिए क्योंकि एक्टिविटी शुरू हो चुकी है हर पार्टी की अपनी अपनी। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि अगले कुछ दिनों के अंदर या एक आध महीने में आप देखेंगे कि राजस्थान की राजनीति में जो उबाल और जो चरम अक्टूबर के आसपास आपको देखने को मिलता, मुझे लग रहा है कि इस दफा वो चरम आपको फरवरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी ने अपनी अपनी एक्टिविटीज यहां पर शुरू कर दी है। अब वो एक्टिविटीज भारतीय जनता पार्टी की किस मोड़ पर है, कांग्रेस की किस मोड़ पर है, तीसरी जो अन्य दल हैं वो किस मोड़ पर है, चर्चा में आगे हम चर्चा करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के इस बार की जो चुनावी राजनीति है वो समय से पहले शुरू यानी कुल मिलाकर हवा तेजी से बहने लगी है। जी जो अभी तक थमी हुई थी वो बहने लगी है। क्योंकि कांग्रेस में भी जिस तरीके से सरकार अपना पूरा जो 4 साल का कार्यकाल है उसको खंगालने में जुटी है, पब्लिक के बीच में भी तमाम नेता पहुंचने लगे हैं। कांग्रेस की ही बात करें तो सचिन पायलट की सभाएं शुरू हो चुकी है। बीजेपी अपनी जन आक्रोश यात्रा का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर चुकी है। यानी जो ये तमाम जो चीजें हैं, और आप बात कर रहे हैं कि थर्ड फ्रंट वाले भी अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। हनुमान बेनीवाल भी अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। तो तमाम जो चीजें हैं, अगर उस एंगल से देखा जाए, सबसे पहले अगर बात कांग्रेस की जाए तो देखिए, कांग्रेस में अगर राजनीति की बात आप करेंगे तो एक बात तय हो चुकी है। मैं बहुत पहले से आपके शो में और बाकी चैनल्स पे लगातार कहता रहा हूं कि कांग्रेस की स्थिति यह है कि राजस्थान में कि हो ही है वही जो अशोक गहलोत रची रखा। तो कांग्रेस, जब सचिन पायलट प्रकरण हुआ, जब 25 सितंबर को सारे नोटंकी यहां पर हुई कि लोगों ने इस्तीफे दे दिए, तब और उसके बाद ही मैंने हमेशा ये कहा है कि अशोक गहलोत कांग्रेस की मजबूरी है सेंटर की, और अशोक गहलोत ना जाएंगे ना जाने वाले, ना कुछ हो सकता है। और अब जब चुनाव के 10 महीने रह गए, बजट आने वाला है, बहुत सारी लोक लुभावन योजनाएं लाएंगी, ऐसे में अगर हमें मुगालता पाने से कुछ हो सकता तो एक मुगालता स्वप्न हो सकता, लेकिन हकीकत कुछ होगी नहीं। अब यहां सवाल उठता है सचिन पायलट का कि अब सचिन पायलट क्या करेंगे। देखिए, सचिन पायलट, मैंने शुरू से आपको कहा है कि सचिन पायलट एक अंधेरी गुफा में प्रवेश कर चुके हैं। जिस गुफा में विचरण कर रहे हैं, हाथ पैर मारते हैं, लेकिन गुफा से बाहर निकल के रोशनी उनको आने का कहीं नजर आती नहीं है। सचिन पायलट के साथ मजबूरी क्या है कि सचिन पायलट अब किसी पार्टी को ज्वाइन भी नहीं कर सकते, उस दोराहे पर खड़े हैं। और अब वक्त आ गया है जब सचिन पायलट को प्रेशर है, उनके समर्थक विधायकों का सचिन पायलट पर प्रेशर है, उनके जो समर्थक जनता है उसका, चाहने वाले जो लोग और हैं। सचिन पायलट पर खुद की आत्मा का भी प्रेशर है। क्योंकि अब सचिन पायलट को भी धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा कि राहुल गांधी चाहे कितना कह ले, कितना कंधे पर हाथ रख लें, लेकिन राजस्थान में इस चुनाव के पहले अशोक गहलोत सरकार के सामने उनको वो स्थान तो नहीं मिलेगा जिसकी वो कल्पना करते हैं। अब ये सवाल यहां पर उठता है कि उन्होंने जिस तरीके से अपनी रैली या सभाएं और विजिट शुरू किया है, मुझसे बहुत सारे मित्रों ने पूछा है, भाजपा के लोगों ने पूछा है, मुझे और राजनीतिज्ञों ने पूछा इसका मकसद क्या है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं यहां पर कि सचिन पायलट अब करें क्या। सचिन पायलट अपने ओरा को बचाने के लिए, अपने ओहदे को बचाने के लिए अब अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो आइसोलेट होकर इस आशा में बैठे रहे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद मुझे कुछ मिलेगा, तो सचिन पायलट जहां खड़े वहां से बिल्कुल नीचे चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो सचिन पायलट की वो ऊर्जा, सचिन पायलट का वो ओरा, सचिन पायलट का वो आभा मंडल, सचिन पायलट के फॉलोअर्स को अपने साथ बनाए रखने के लिए सचिन पायलट के लिए आवश्यक है कि वो अपने आप को दिखाएं और वो कुछ करें। भले सचिन पायलट जानते होंगे कि अगली बार शायद सरकार रिपीट नहीं होगी, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सरकार रिपीट भी हो गई तो उनको श्रेय नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसमें यहाँ चीज देखिए कि अगर 2023 में जो इलेक्शन होगा, अगर यूं कहें कि सरकार रिपीट नहीं होगी और इलेक्शन से पहले तक सचिन पायलट को कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती है, सरकार रिपीट नहीं होती है, किसी भी दूसरे दल की अगर सरकार बनती है, तो 23 से और 28 तक मामला खत्म। अब 28 तक, 28 के बाद क्या होगा,
और इन 5 सालों में और कितने नए जो लीडर हैं सचिन पायलट जैसे, वो 5 सालों में और कितना सामने आ जाएंगे, तो फिर इनके लिए मुकाबला और ज़्यादा गंभीर हो जाएगा। नहीं, सचिन पायलट क्या कर रहे हैं, देखिए समझिए आप, सचिन पायलट की आप गणित समझिए। पहली बात, सचिन पायलट इस सारी एक्टिविटीज करके सेंटर में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी कोई बताना चाहते हैं और ये मैसेज पूरे कांग्रेस में देना चाहते हैं कि भले ही मुझे हाशिए पर डाला गया है, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी निरपेक्ष रूप से मैं सरकार को जिताने के लिए, कांग्रेस को वापस लाने के लिए फील्ड में उतर चुका हूं, प्रयास कर रहा हूं और मजबूत पिलर हूं। मजबूत पिलर हूं। और उनके जो फॉलोवर्स हैं, उन फॉलोइंग को अपने साथ कनेक्ट करने के लिए और उनको अपने साथ बांधे रखने के लिए, बताने के लिए कि मैं चुका नहीं हूं, मैं लगातार फील्ड के अंदर हूं, वो काम कर रहे हैं। ये उनकी गणित ये है। दूसरी गणित, आपने कहा कि 2023 में चुनाव होंगे, सरकार हार जाती है कांग्रेस, 2028 में क्या होगा कुछ पता नहीं, बहुत सारे नेताएं खड़े हो जाएंगे, उसके बीच में क्या होगा। तो देखिए प्रदीप जी, अब वो इनडायरेक्टली, भले वो कहें ना कहें, लेकिन ये अंदर की कहानी है कि सचिन पायलट प्लान बी पे काम कर रहे हैं और प्लान भी उनका ये है, पहला वो जानते हैं अंदर अंदर, और शायद वो चाहते भी होंगे अंदर अंदर कि 2000, क्योंकि देखिए 2023 में अगर कांग्रेस की सरकार रिपीट हो गई तो फिर सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि वो अगर सरकार रिपीट होती है वो तो अशोक गहलोत के कामों पर, अशोक गहलोत की बातों पर रिपीट होगी, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? अशोक गहलोत होगा। जब सचिन पायलट ने सारा काम करके पार्टी को जिताया तब वो नहीं बन पाए, तो अब कैसे बनेंगे जब अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे? तो इसलिए भले ही वो जानते हो, चाहते हो कि अशोक गहलोत सरकार ना आए, अपने आप को प्रतिष्ठापित कर रहे हैं। और 2023 में उनका एक टारगेट और है, क्योंकि वो राजस्थान छोड़ के तो देखिए वो भी नहीं जाएंगे सेंटर में। उनका टारगेट ये है कि 2023 में उनको उम्मीद है कि इतनी सीटें तो यहां पर आएंगी कि नेता प्रतिपक्ष यहां पर कांग्रेस का होगा। और नेता प्रतिपक्ष के रूप में अब उनकी कोशिश ये होगी कि 2023 में, क्योंकि अशोक गहलोत का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जैसे सरकार हारती है वो यहां से चले जाते, मतलब वो ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं और नेता प्रतिपक्ष वो लेते भी नहीं है। तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में कम से कम सचिन पायलट यहां पर आ जाए, उसके बाद पार्टी उनको पुनः 2028 की जिम्मेदारी दे। और इस बार अशोक गहलोत जब हार जाएंगे तो फिर यकीन मान के चलेगा कि अशोक गहलोत के लिए मुश्किलें अब खड़ी होंगी, क्योंकि 2028 में वो कितनी ही जादूगरी करें, कितने ही शब्दों का जादू मायाजाल फैलाएं, लेकिन तब सोनिया गांधी भी तकरीबन 82 साल की होंगी, राहुल गांधी की इन सब यात्राओं का परिणाम सामने आ चुका होगा, प्रियंका गांधी थोड़ी ज्यादा पावर में होगी हिमाचल के बाद में, तो अशोक गहलोत के लिए बहुत चीजें आसान नहीं होगी उसको मैनिपुलेट करना। तो ऐसे में फिर उनको लगेगा कि मैं नेता प्रतिपक्ष बनता हूं, कांग्रेस को उसी तरीके से यहां पर जिंदा रखने की कोशिश करता हूं जैसे मैंने पिछली बार किया था, और 2028 में मैं मुख्यमंत्री बनने का प्रयास करता हूं। यह सारा का सारा गणित अब जो सचिन पायलट ने किया उसकी कवायद करने के पीछे मुझे राजनीतिक चश्मे से नजर आता है। यानी प्लान बी उनका ये है जी। तो लेकिन लगता है आसान होगा इतना, क्योंकि 2028 तक 5 सालों में तो और भी चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी, जो आज की प्रेजेंट चुनौतियों से ही मुकाबला करना इतना मुश्किल हो रहा है। इन 5 सालों में और भी लीडर जब तैयार होंगे तो क्या फिर मुकाबला इतना आसान होगा पायलट के लिए किसी भी नेता से मुकाबला करने के लिए? नहीं प्रदीप जी, देखिए राजस्थान के एक तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि राजस्थान में अगले 5 वर्षों में कौन नेता खड़ा हो सकता है। नेता तो वही खड़ा होगा जो यहाँ पर इस वक्त खड़े हैं। आप युवा नेता को मान ले, किसी को मान ले, तो मुझे ऐसा लगता है, अगर राजनीति के चश्मे से मैं देखता हूं, कि कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट को टक्कर देने वाला युवा नेता आज की तारीख में भी उस कद का नहीं है कि अगले 5 सालों में उस लेवल पर आ जाएगा कि सचिन पायलट को पीछे धकेल देगा। इसलिए सचिन पायलट का दावा अपनी जगह मजबूत रहेगा। एक दूसरी बात, सचिन पायलट के साथ जो नाइंसाफी या अन्याय, या सचिन पायलट की अपनी खुद की गलतियों से जो उनके साथ सेल्फ अन्याय हुआ है, वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की नजर में है। सोनिया गांधी भले ही 80 साल से ऊपर होने के बाद ऑलमोस्ट रिटायर हो चुकी होंगे अगले चुनाव के पहले, लेकिन राहुल गांधी पावर में होंगे, क्योंकि कांग्रेस का ट्रेंड ये है कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस चल नहीं सकती, और प्रियंका वाड्रा भी पावर में होगी। ऐसे में जो 2028 का जो काल आएगा, यानी अगले इलेक्शन का जो काल आएगा 2023 के बाद में, उस वक्त जो इनकी बेचारगी है उसका प्रतिफल इस बार नहीं दे पाया राहुल गांधी और प्रियंका, तो वो निसंदेह इनको कह देंगे कि आप 5 साल काम करिए, जबरदस्त काम करिए, क्योंकि इस बार वो नहीं होगा जो पिछली बार हुआ। और सचिन पायलट भी दूध का चला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। सचिन पायलट ने जो कुछ इस बार झेला है, तो अगली बार वो जब इनसे बात करेंगे तो फिर वो बार्गेनिंग का लेवल और चीजों का लेवल शायद पहले से ज्यादा होगा, और हो सकता है 2028 में जब वो इनसे फाइनल बात करें तो ये कहें कि इस बार जब चुनाव होगा तो सचिन पायलट को पहले मुख्यमंत्री का चेहरा डिस्क्लोज करने के बाद में सचिन पायलट उसको जिताने की बागडोर संभालेंगे। ये भी संभव है।
चलिए, बीजेपी की कहानी क्या है? देखिए, बीजेपी की कहानी ये है कि बीजेपी तो ये मान चुकी है कि सत्ता उसके हाथ में है, ये मान रही है। आप बीजेपी के लोगों से बात करिए, उनके जो भाव भंगिमा है, वहां तो लड़ाई ये है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लड़ाई इस बात की है। तो बीजेपी के अंदर भी घमासान होना तय है, ये बात तय है कि घमासान बीजेपी के अंदर होगा, क्योंकि बीजेपी की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वो वसुंधरा को कैसे टैकल करेगी, क्योंकि वसुंधरा को भी समझ में आ रहा है कि अगर उनको मुख्यमंत्री का चेहरा या की पोजीशन पर उनको इलेक्शन कैंपेनिंग के अंदर नहीं रखा जाता है, तो इलेक्शन के बाद में, क्योंकि अगर की पोजीशन में नहीं होंगे तो टिकट वितरण में आपका हाथ नहीं होगा, अगर टिकट वितरण में हाथ नहीं होगा, आपके आदमी नहीं जीत करके आएंगे, तो फिर उस वक्त आपका पलड़ा कैसी भारी होगा विधानसभा के अंदर। तो इसलिए जो वसुंधरा है वो अपने अंदर से सोच रही होगी कि मुझे अपने स्थान को कैसे हासिल करना, और वसुंधरा राजे सिंधिया वो महिला है, वो नेत्री है जो हार तो नहीं मानती है किसी भी हालत में, क्योंकि वो ना नरेंद्र मोदी के बस में आई, ना वो अमित शाह के बस में। आज भी भले उन्होंने उपाध्यक्ष बना के यहाँ से भेजने की कोशिश कर ली, लेकिन राजस्थान में उन्होंने अपना खूंटा गाड़ा हुआ है। लेकिन सीएम की लड़ाई होगी, सीएम की लड़ाई होगी, और सीएम की लड़ाई में भी कुछ और देखेंगे, आप देखेंगे चेहरे कूद रहे हैं। जैसे आप देखिए जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीने में उनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा काफी सक्रिय। मैं ये नहीं कहता कि वो सीएम का फेस बनने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह गजेंद्र सिंह शेखावत आए हैं, जिस तरह ओम बिरला आए हैं, और जिस तरह अभी जो ओम माथुर है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि मैं खूंटा गाड़ दूं तो मोदी उसको नहीं हिला सकते, तो ये बताता है कि ये सुनील बंसल का एक नाम यहाँ पर आ रहा है, जो सुमैगनंद सरस्वती, उनका नाम यहाँ पर आ रहा है। तो ये लोग ये बताते हैं कि अब धीरे धीरे जो जाजम है मुख्यमंत्री की, वो भारतीय जनता पार्टी की, उसमें लोग यहाँ कूदने लगे हैं। तो ये झगड़ा तेज होगा, लेकिन बस एक प्लस पॉइंट बीजेपी का है कि चूंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह पावर में है, उनके आगे शायद उस लेवल पर विरोध नहीं हो सकता, विरोध नहीं पर कांग्रेस जो कांग्रेस में हो रहा है। बिल्कुल। और अगर बात करें थर्ड फ्रंट की, तो क्या लगता है कि कुछ, देखिए सरकार बनाना तो शायद मुश्किल होगा, लेकिन हाँ खुद को नहीं मिला तो डुलाया सही, वो हिसाब हो सकता है। देखिए थर्ड फ्रंट में बात करेंगे तो हम 3 पार्टियों को ले सकते हैं यहाँ पर। सबसे ज्यादा जो चर्चाओं में है, जो होती है चर्चाओं, आम आदमी पार्टी। उसके बाद में राजस्थान के लोकल लेवल पे जो चर्चा में रोल पाया है आम आदमी पार्टी में, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो नेशनल लेवल पर उनका एक फिगर हो चुका है और वो राष्ट्रीय पार्टी बन चुके हैं। और उसके बाद में बसपा। अब हम उल्टा शुरू करते हैं, पहले लोग सवाल मुझसे पूछते हैं कि बसपा का क्या होगा। उनके 6 विधायक थे, 6 कांग्रेस से मिल गए। तो देखिए बसपा का एक वोट बैंक फिक्स है, वो जो वोट बैंक है वो टूटता बहुत कम है। तो बसपा पिछली बार के सबक लेते हुए इस बार फिर अपने खड़े करेगी, लेकिन बसपा का ट्रैक रिकॉर्ड ये कि जब भी कोई जीतता वो जाकर के कहीं और चला जाता है। तो बसपा का मुझे लगता है कि जो कुछ सीटें उनके आने हैं, 2-3-4 सीटें, वो शायद इस बार भी आ जाएंगी। इधर उधर कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा और उनका हाथ। बसपा में कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जिनका अपना, जैसे गुढ़ा जैसे लोग हैं कि जिनका अपना वजूद बहुत बड़ा है, तो बसपा का टिकट लेते हैं और वहां से जीतते हैं और बाद में फिर बसपा को छोड़ के किसी और का दामन थाम लेते हैं। तो बसपा की कहानी, राजेंद्र गुढ़ा तो कह भी चुके हैं साफ कि मैं। और दूसरा जो मायावती है, मायावती आपने देखा होगा यूपी इलेक्शन से ही, न जाने उनकी ऐसी कौन सी मजबूरियां, हम भी जानते हैं लेकिन डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो वो ऐसी मजबूरियां जिसकी वजह से मायावती इस पर बिल्कुल आइसोलेशन में बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं। तो बसपा की कहानी बहुत ज्यादा होने वाली है। अब आता है रोलपा का सवाल। इसमें कोई शक नहीं है कि हनुमान बेनीवाल ने भी घोषणा कर दी है कि वो 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हनुमान बेनीवाल मजबूत स्तंभ यहाँ पर है, एक जाति विशेष का उनके साथ में सहयोग यहाँ पर है, हमने सरदार शहर में देख लिया। तो हनुमान बेनीवाल मुझे ऐसा लगता है कि 150 से ऊपर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जो पिछली बार 3 सीटें थी वो शायद बढ़कर के उनकी 5 से लेकर के 8 के बीच में सीट हो जाए। इसके अलावा चूंकि जो जाट वोट बैंक उनके पास में कोर वोट बैंक है, तो वोट बैंक अन्य जो सीटों पर प्रभाव उनका है उसकी वजह से हो सकता है कि अन्य पार्टी उनके साथ हाथ मिलाने की कोशिश करे ताकि वो वोट उनको यहां पर मिल जाए। रोलपा का जो रोल रहेगा, रोलपा की जो पूरी कोशिश ये है कि वो 15 के आसपास सीट यहां पर लेके आए, और अगर हंग गवर्नमेंट आती है तो यहां पर की मेकर बन जाए। उनका जो मुख्य उद्देश्य है हनुमान बेनीवाल को यहां पर है। अब आप बात करेंगे आम आदमी पार्टी की, तो देखिए आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव के बाद में नेशनल पार्टी बन चुकी है। तो निसंदेह नेशनल पार्टी बनने के बाद में उनको सिंबल की परेशानी है, उनको बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो वो चुनाव तो हर जगह पे उस शिद्दत से लड़ेंगे और ये कोशिश करेंगे कि हर जगह उनको 6.5% का जो वोट शेयर है उससे ज्यादा वहां मिल जाए। राजस्थान में आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है जिस तरह की सूचनाएं आ रही है हमारे पास में कि अगले कुछ दिनों में यहाँ पर एक्टिविटी शुरू होने वाली है, संगठन का निर्माण यहाँ पर होने वाला है। दिल्ली से जो अभी चूंकि संदीप पाठक को महासचिव महामंत्री बनाया गया है संगठन का, तो अब उनके कंधों पे जिम्मेदार रहेंगे, तो उनके लोग यहाँ पर आएंगे। तो आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर
चुनाव लड़ने की यहाँ पर निस्संदेह तैयारी करेगी, घोषणा भी कर चुके हैं कि हम 200 से ज्यादा, उनकी कोशिश भी रहेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ एक प्लस पॉइंट है। लेकिन सबसे पहले जरूरी ये है कि वो अपने संगठन को मजबूत करें, संगठन को मजबूत करें और यहाँ पर जो सेंटिमेंट्स हैं उन सेंटिमेंट को समझते हैं, उस तरह की उनको योजना यहाँ देखें, पर लेकर बिल्कुल, आएं। क्योंकि समय भी ज्यादा रहा, इतना बाकी है नहीं।